सबसे पहले बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, जो कि आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। लोकसभा स्पीकर का यूपी सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने स्वागत किया। इसके बाद ओम बिरला संगम के तट पर पहुंचे। उन्होंने आस्था की पावन डुबकी लगाई। इसी बीच महाकुंभ की व्यवस्था देखकर ओम बिरला काफी ज्यादा प्रभावित हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गंगा, यमुना और सरस्वती की इस पावन भूमि पर यह अध्यात्म और धर्म का संगम है, जहां लोगों में अपार श्रद्धा है। अपने परिवार के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रयागराज पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। ये आस्था का एक अटूट संगम है, जहां की वाणी के अंदर शक्ति, भक्ति, संतों ऋषियों की वाणी की अविरल धारा है। करोड़ों लोगों की आस्था है, करोड़ों लोगों के श्रद्धाओं को विचार है, और उसके साथ गंगा, जमुना, सरस्वती की ये त्रिवेणी घाट जो हमारे आध्यात्मिक आस्था का विचार है। ये विचार वर्षों से महाकुंभ के अंदर 100 सालों से जब भी कुंभ होता है तो ये विचार आता है। लोगों के आध्यात्मिक संतों के विचार होते हैं और एक दूसरे मनुष्य को साथ में विचार देने का काम इस महाकुंभ में होता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी प्रयागराज पहुंचे। संगम नगरी में पहुंचने के बाद पीयूष गोयल ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और स्नान के बाद पूजा अर्चना भी की। पीयूष गोयल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महाकुंभ आने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण देखने को मिला। ये अद्भुत है। सनातन धर्म आगे चलकर देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। महाकुंभ के प्रति विश्व भर के लोगों की आस्था देखकर आनंद आता है। वहीं प्रयागराज पहुंचने पर पीयूष गोयल का यूपी सरकार की तरफ से मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने स्वागत किया। अद्भुत दृश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है, और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्थाएं जिस प्रकार से बनाई गई हैं, ये भी एक दुनिया को संदेशा देती है कि भारत की क्या ताकत है, और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सब नई ऊर्जा लेके, ईश्वर का आशीर्वाद लेके देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होके जाएंगे। महाकुंभ में अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर आज विशेष तरीके से पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। ये पूजा महाकुंभ के सेक्टर नंबर 6 में बने रुद्राक्ष के 12 ज्योतिर्लिंग के सामने मौनी महाराज ने विशेष यंत्रों से की। पूजा अर्चना कर मां भगवती और भूतनाथ को खुश किया गया और उनसे प्रार्थना की गई कि विश्व कल्याण के साथ साथ काशी और मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। इस विशेष पूजा प्राणों में मोह ममता किए बिना अग्नि के ऊपर बैठकर साधना करना और लेटकर पूरे शिवलिंग की प्रदक्षिणा कर कठोर तपस्या की जाती है। इस पूजा में विदेशी भक्तों ने भी हिस्सा लिया। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी दूसरी तरफ चल रहा है। महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मेला क्षेत्र को आज और कल नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जिन वाहनों के पास बने हुए हैं उन सभी को भी निकट की पार्किंग में ही पार्किंग के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दिव्य और भव्य महाकुंभ में वीकेंड होने के चलते आज घाटों पर ज्यादा भीड़ है। तड़के ही काफी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। रविवार को भी भीड़ उमड़ेगी। महाकुंभ मेले की शुरुआत से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ अब सबसे बड़ा समागम है वो बन चुका है। वहीं संगम नगरी में उमड़ रही भीड़ के चलते सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। 14 फरवरी को 15,000 कर्मचारियों ने गंगा घाट पर 10 किलोमीटर तक सफाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसी कड़ी में आज भी 300 कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई अभियान चलाकर एक नया उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। संगम में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। लगातार उन्हें श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर निर्देश भी दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से देर रात देश लौटे। इसके साथ ही पीएम मोदी की एक और सफल विदेश यात्रा का शानदार समापन हुआ। पीएम मोदी की यात्रा कई मायनों में यादगार रहेगी। सुपर पावर अमेरिका से भारत की लगातार बढ़ती नजदीकियां, डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मजबूत बॉन्डिंग कई मायनों में आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए अहम साबित होगी।
अमेरिका के साथ भारत की डिफेंस डील, आतंक के खात्मे पर एक साथ लड़ाई और कई अहम कारोबारी करार पीएम के दौरे की बड़ी उपलब्धियां हैं। इसने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को और मजबूत किया। वहीं अमेरिका दौरे से पहले पीएम मोदी 10 और 12 फरवरी तक, क्योंकि फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर थे, यहां पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉमर्स, ऊर्जा, सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया था। वहीं राहुल गांधी ने ड्रोन तकनीक को लेकर बड़ा खुलासा किया और कहा कि युद्ध का तरीका बदल चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में एक वीडियो भी जारी किया और ड्रोन तकनीक के प्रभाव और भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि किस तरह ड्रोन तकनीक युद्ध के परंपरागत तरीकों को बदल रही है और भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने रूस यूक्रेन युद्ध का भी एग्जाम्पल दिया और कहा कि ड्रोन अब टैंक, तोपखाने और बड़े हथियारों को लगभग अप्रासंगिक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ड्रोन युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की आंखें और हथियार दोनों बन चुके हैं। ये दुश्मन को पहचान सकते हैं, हमला कर सकते हैं और युद्ध। और चले अब आपको सीधा तस्वीरें दिखा देते हैं काशी से, चूंकि इस वक्त सीएम योगी काशी के दौरे पर है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये काशी तमिल संगमम कार्यक्रम 3.0 की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने अलग अलग घाटों का जायजा भी लिया और आज यहां पर चूंकि काशी तमिल संगमम का तीसरा ये संस्करण है जिसकी शुरुआत इस वक्त हुई है और ऐसे में 24 फरवरी तक ये चलने वाला है। हालांकि अतिथि के तौर पर सीएम योगी यहां पर इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त मंच से सीधा दिखा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है बेहद अहम ये कार्यक्रम, चूंकि सबसे खास बात यह है कि इसमें संगम, प्रयागराज महाकुंभ का उत्सव और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन भी शामिल रहने वाला है। इस कार्यक्रम की बात करें जिसमें सीएम योगी इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो कि 24 फरवरी के दौरान तक ही चलने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि तीसरा संस्करण जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित होने वाला है। ऐसे में मंच से ये तस्वीरें काशी के इस वक्त आपके सामने हैं। हालांकि प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र, जिसमें एक वाराणसी और दूसरा तमिलनाडु के बीच जीवन संबंधों को पुनर्जीवित करने के क्रम में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कार्यक्रम से तस्वीर काशी तमिल संगमम का उद्देश्य एकता में विविधता को मजबूत करना है और विशेष रूप से काशी और तमिलनाडु के बीच जो संबंध है उनको और ज़्यादा सुदृढ़ करना है। और इस साल काशी तमिल संगमम 2 महत्वपूर्ण आयोजन के साथ हो रहा है और इसे और विशिष्ट बनाने जा रहा है जो कि, और ऐसे में ये जो तीसरा संस्करण है इसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिसकी शुरुआत आपको बताएं आज से और ये 24 तारीख तक रहने वाला है, जो कि तीसरा संस्करण है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन इस वक्त काशी तमिल संगमम को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही मौजूद हैं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, रविंद्र जायसवाल जो कि वाराणसी से ही बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मामले में अब एक्शन शुरू हो गया है। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर पर 122 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज हुआ है। ये मामला दादर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एफआईआर के बाद जांच अब आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक हितेश मेहता न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जनरल मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड रह चुका है। आरोप है कि उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर बैंक के प्रभा देवी और गोरेगांव ब्रांच से 122 करोड़ रुपए का गबन किया। वहीं ईओडब्ल्यू ने आरोपी हितेश को हिरासत में ले लिया है। आरोपी और उसके साथियों ने प्रभा देवी और गोरेगांव ऑफिस के सुरक्षित जमा बॉक्स में रखे बैंक के लगभग 122 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। यह पैसा बैंक की अमानत में रखा गया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति ना दे। हालांकि सैलरी, किराया और बिजली के बिल जैसे कुछ आवश्यक चीजों पर खर्च करने की इजाजत आरबीआई ने दी। चलिए बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। एक बार फिर मौसम का मिजाज यहां पर बदला है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं जाहिर की है। सुबह से ही प्रदेश के बदले मौसम ने लोगों को ठंड का एहसास करा दिया। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और साथ ही साथ रुद्रप्रयाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। कुछ जिलों में मौसम साफ भी बना रहेगा। वहीं मौसम का मिजाज बदलते ही चक्राता के लोखंडी में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। खास बात यह है कि बर्फबारी बिना बारिश के ही शुरू हुई।
कोटी, कनासर, लोखंडी, मोइला टॉप, खड़ंबा, बुधेर, देवन समेत ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। और इस बर्फबारी के बाद एक बार फिर से लोखंडी में होटल व्यापारी खुश हैं। बर्फबारी शुरू होते ही वीकेंड पर लोखंडी लोग लगातार पहुंच रहे हैं और पर्यटकों के भी चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये बर्फबारी किसानों और बागबानों के लिए भी अच्छी मानी जा रही है। आज अचानक ही मौसम बदला और जो है बारिश भी नहीं हुई, डायरेक्ट बर्फबारी शुरू हो गई। बाकी काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छी, और मज़ा आ गया है। और खेती के लिए भी बहुत ज़रूरी है बर्फ बारिश, जो कि नहीं हो रहा था काफ़ी समय से, सब सूखा पड़ा था, बाग बगीचे, खेती फसल सब कुछ, तो इसके लिए भी थोड़ा सा सहारा है। अभी देखते हैं 2-3 दिन बाद दोबारा प्रेडिक्शन दे रखी है स्नोफॉल की, तो और अच्छी हो, हमें ये उम्मीद है। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है। वन विभाग ने जंगलों में आग से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड के अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि फायर वॉचर का चिन्हीकरण कर लिया गया है। इसके साथ ही 1200 कर्मचारियों की नई भर्ती की गई है, जिन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और बता दें कि उत्तराखंड में हर साल जंगल की आग अपना तांडव मचाती है। इस आग की वजह से जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो जाता है और ऐसे में जंगल में लगने वाली इस आग पर काबू पाया जा सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने इस बार पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आग की घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा। 15 तारीख से हमारा सत्र शुरू होगा, तो लोग अभी डिविजन्स में जो है फायर वॉचर्स का चिन्हीकरण कर लिया गया है और अभी हम लोग 15 तारीख से फायर वॉचर्स को योजित करेंगे। स्थानीय जो ग्रामीण हैं वहीं से ही, ग्रामों से ही फायर वॉचर्स देते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे अपने जो है कुछ पिछले साल में, हम एक साल की बात करें तो करीब 1200 से अधिक नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। तो ये 1200 का ह्यूमन रिसोर्स भी ऐड हुआ है। और आपदा प्रबंधन विभाग ने जो आपदा मित्र विकसित किए हैं, उनको भी हम लोग इस बार योजित करेंगे। भागलपुर से एक ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव में रहने वाले युवक छोटू ने अपने चाचा समेत 2 लोगों की हत्या कर दी। इस आरोपी ने एक और शख्स की पीट कर उसे जख्मी कर दिया। हालांकि जख्मी हालत में आरोपी को जब अस्पताल लाया गया तो इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। आरोपी मृतक छोटू के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार था। छोटू ने अपने चाचा को जमकर मारा था, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया था। इस घटना के बाद जहां भागलपुर में मातम का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में इस घटना को लेकर खासा गुस्सा भी है। सूचना मिली कि एक व्यक्ति डंडे लाठी लेके जो भी लोग उसको मिल रहे हैं उसके साथ मारपीट करता हुआ चल रहा है और उसके बाद कई लोगों को जख्मी कर दिया है। सूचना का सत्यापन करने हेतु थाना यहाँ पे पहुंची तो स्थानीय लोग द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जिसको जख्म था। उसके बाद जख्मी जो लोग थे उसमें से और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और ये घटना को कारित करने वाले व्यक्ति का नाम छोटू बताया जा रहा है, जिसकी खुद भी मृत्यु हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता था और कल अचानक से ही कई लोगों के साथ वो हिंसक घटनाएं करने लगा। थाना की टीम यहाँ पे शाम से कैंप की हुई है और घटना की छानबीन कर रही है। वहीं हरदोई पुलिस ने सांडी के ठाकुरद्वारा मंदिर में मूर्तियों की चोरी का पर्दाफाश किया। 10 फरवरी को मंदिर से मूर्तियों की चोरी का मामला पुलिस के सामने आया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। पुलिस के अनुसार चोरों ने अपने आरोपों को कबूल भी कर लिया है। उन्होंने बताया कि कर्जा उतारने के लिए उन्होंने मंदिर में मूर्तियों को चुरा लिया था। चोर जिन मूर्तियों को अष्ट धातु की समझ करके चुरा कर ले गए थे, वो पीतल की निकली। पुलिस ने एक्शन लिया और इससे खुश होकर के स्थानीय लोगों ने पुलिस की तारीफ की। लोगों ने इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष भी लगाए। एसपी ने चोरी का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम भी दिया है। थाना सांडी क्षेत्र में 10 फरवरी को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, ठाकुरद्वारा मंदिर है, जहाँ से भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ चोरी हो गई थी। कल देर रात्रि को सांडी पुलिस ने तीनों मूर्तियों की बरामदगी की है, साथ ही साथ सिंहासन की बरामदगी की है, कुछ घंटों की बरामदगी भी की गई है। तो इनसे जब पूछताछ की गई तो ये तीनों व्यक्ति जनपद हरदोई के रहने वाले, ये किसी सुनार के संपर्क में थे। तो हमारे मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी हुई है, तीनों मूर्तियों की बरामदगी की गई है। बिहार के नवादा जिले में चोरों ने एक प्रवासी भारतीय के घर को निशाना बनाते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
अमेरिका में काम करने वाले संजय सिंह के घर पर चोरों ने धावा बोला। 50 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की। चोर घर से सोने चांदी के जेवरात और मूर्तियां भी चुरा ले गए। संजय की पत्नी अपने परिवार के साथ महाकुंभ गई थी। इसी दौरान चोरों ने उनके घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अब फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर रही है। मामले की जांच करने के साथ ही पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारा लॉकर जितना ड्रॉवर है सब, ड्रेसिंग आईना से लेकर के वार्डरोब, ड्रॉवर, पूजा रूम का ड्रॉवर सब टूटा हुआ है। अब अनुमान तो नहीं वैसे, लेकिन सारा कीमती सामान ही गया है, चूँकि कोई भी बड़ा आइटम सब घर में पड़ा हुआ है। अब तो सारा जो ज्वेलरी या पैसा क्या रखा हुआ है तो फाइनल अब घर से आएगी, वो तो गुम से तो बताएगी। जो है मोहल्ले में तो बहुत बार हुई, मोहल्ले में तो ये करीब 7वां घटना है लगभग। जो है नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में प्लास्टिक के दाने से रैपर बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से कंपनी को लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। कंपनी में रखा सामान पूरी तरह से राख हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लगभग 3 बजे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि सती पॉलीप्लास्ट वहां पे आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पे 2 गाड़ियां देखी है। यहाँ आके देखा गया कि आग काफी फैली हुई है, तो हम लोगों ने यहाँ पे करीब 15 गाड़ियां, बाहर जनपद गाजियाबाद से भी हमने 2 गाड़ियां यहाँ बुलाई हैं और लगभग 4 से 5 घंटे फायर फाइटिंग करने के बाद आग को पूर्णतः बुझा दिया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के ननकामता क्षेत्र में पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। दोनों अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट के कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि कई दिन पहले ननकमता के रहने वाले रईस अहमद के घर पर 3 हथियारबंद बदमाश घुस गए थे और हथियारों के बल पर जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि लूटपाट के आरोपी ननकमत्ता आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। बदमाश अली जामा और जुबेर के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। नानकमत्ता थाना क्षेत्र में 2 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। अभियुक्तों द्वारा भागते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के जवाबी फायर में दोनों अभियुक्त घायल हुए, जिनके पैरों में गोली लगी। अस्पताल में इनका उपचार कराया गया। उपचार के उपरांत इनसे गहनता से पूछताछ की गई। इन्होंने इसी माह की 9 तारीख को नानकमत्ता थाना क्षेत्र के रईस अहमद के यहाँ अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनसे पूछताछ में यह भी पता चला कि इन पर हत्या, लूट और चोरी के कई मुकदमे उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं।